Welcome to Reaspire, Master Biology, Build Confidence and Crack Your Need Dream. Hello everyone, welcome y'all. So this is the last lecture for the example series and हमारा example series में सारे जितने भी units थे सारे complete हो चुके हैं. क्लास 11th का पहले हमने फिनिश किया, उसके बाद क्लास 12th में हमारा रिप्रोडक्शन, उसके बाद जेनेटिक्स, उसके बाद जो है हमने ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर जो है उसको कंप्लीट किया. उसके बाद जो हमारा लास्ट लेक्चर था, आज की क्लास जो है इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी जिसके अंदर 2 चैप्टर आती है, उसके बाद इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इन दोनों यूनिट को ही आज ही फिनिश करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही मतलब जो यूनिट हमारा 4th है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं और जो यूनिट 5th है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट उसके अंदर 3 चैप्टर है. एक चैप्टर हमारा जो हमारा नीट का सिलेबस है उससे रिमूव कर दिया गया है. तो बेसिकली हम उसमें भी 2 चैप्टर्स को ही करने वाले हैं क्योंकि हम एग्जाम्पल्स कर रहे हैं और जितना भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है उसको हम करने वाले हैं. तो हम चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी में. बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस में जितने भी एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी एंड आउट ऑफ एनसीईआरटी जो कि हमारे नीट में आता है उसको हम कर रहे हैं. तो सबसे पहले इस चैप्टर के दौरान जो है बीटी क्रॉप्स के बारे में जो है एग्जाम्पल्स है. तो बीटी क्रॉप्स में जो है बीटी कॉटन जो है पहला सक्सेसफुल बीटी क्रॉप्स है जो कि हमारे इंडिया का है और ये बॉल वर्म जो होता है इसके लिए रेसिस्टेंट होता है. किसके लिए रेसिस्टेंट होता है? ये बॉल वर्म के लिए रेसिस्टेंट होता है. पहला सक्सेसफुल बीटी क्रॉप्स है हमारे इंडिया का, दैट इज बीटी कॉटन. बीटी यानी बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस एक बैक्टीरिया है और बीटी कॉटन बनाया गया, पहला सक्सेसफुल बीटी क्रॉप बनाया गया हमारे इंडिया का और ये रेसिस्टेंट है बॉलवर्म के लिए. नेक्स्ट हम चलते हैं बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस के बारे में. तो जो बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस है ये एक तरह का सॉइल बैक्टीरियम है विच इज प्रोड्यूसिंग क्राई प्रोटीन्स. क्या प्रोड्यूस करता है? क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है. क्राई 1AC, क्राई 2AB एंड क्राई 1 basically cry proteins. तो Bacillus thuringiensis is a soil bacterium which is producing cry proteins. तो ये आप याद रखेंगे. उसके बाद अब हम चलते हैं तीसरा दैट इज क्राई 1AC और ये स्पेसिफिक होता है, ये कंट्रोल करता है जो कॉटन बॉलवर्म होता है उसको कंट्रोल करता है. ये क्राई जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें क्राई 1AC उसका जीन है. तो क्राई 1AC और क्राई 2AB दोनों अलग अलग है. तो क्राई 1AC जो है ये कंट्रोल करता है बॉलवर्म को. ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है. और जो क्राई 1AB है मतलब क्राई 1AC जो है वो कंट्रोल करता है बॉलवर्म को और जो क्राई 2AB है क्राई 2AB जो है ये कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म को और टोबैको बडवर्म को. ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्राई 1AC जो है ये कंट्रोल करता है कॉर्न बॉर्डर को. तो मैंने इसको यहाँ पे सही कर दिया है. कॉर्न बॉर्डर जो है इसको क्राई 1AC कंट्रोल करता है और क्राई 2AB जो है ये कंट्रोल करता है कॉटन बॉलवर्म को और टोबैको बडवर्म को. ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज आरएनए इंटरफेरेंसिंग. आरएनए इंटरफेरेंसिंग में ऑर्गेनिज्म और उसका इंपॉर्टेंस जो है इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है. तो ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया और मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा जो है ये रूट नॉट निमेटोड है जो कि इन्फेक्ट करता है टोबैको की प्लांट्स को. ये एक तरह का क्या है? निमेटोड है, रूट नॉट कॉज करता है इन द टोबैको की जो प्लांट्स होती है उसकी रूट में गठाने यानी कि नॉट कॉज करता है. तो मिलाइडोगाइनी क्या है? एक तरह का निमेटोड है. ठीक है, उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस, ये जो है वेक्टर यूज होता है टू ट्रांसफर द निमेटोड जीन्स इनटू द टोबैको प्लांट. निमेटोड का जो जीन्स है उसको टोबैको प्लांट के अंदर जो ट्रांसफर करने का तरीका होता है वो वेक्टर से यूज होता है और यहाँ पे वेक्टर जो यूज होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशन. तो आरएनए इंटरफेरेंसिंग के दौरान जो वेक्टर यूज होता है दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस, इसका नाम आपको याद होना चाहिए. इसके बाद मेडिसिन में जो बायोटेक्नोलॉजी यूज होता है उसमें अगर हम बात करें एग्जाम्पल में ह्यूमुलिन की, तो ह्यूमुलिन एक पहला जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन है. तो ये नाम आपको याद रखना है दैट इज ह्यूमुलिन विच इज द फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन. और एली लिली एक अमेरिकन कंपनी है विच प्रोड्यूसेस रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन. पहला रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाने वाला अमेरिकन कंपनी है दैट इज एली लिली. उसके बाद हम चलते हैं दैट इज जीन थेरेपी की तरफ और यहाँ पे जो बीमारी था वो एडीए डेफिशिएंसी था जिसका नाम था बीमारी का स्किड. एडेनोसिन डीएमिनेज जो डेफिशिएंसी मतलब एडेनोसिन डीएमिनेज ये एक तरह का एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से जो बीमारी होती है वो स्किड बीमारी होती है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. तो ये जो बीमारी होती है इसका जो है पहला जो फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी दिया गया था एक 4 साल की बच्ची को और यहाँ पे जो एंजाइम मैंने आपको बता ही दिया है दैट इज एडेनोसिन डीएमिनेज. तो यहाँ पे फर्स्ट सक्सेसफुल जीन थेरेपी दिया गया था एक 4 साल की ओल्ड बच्ची को. ठीक है, एडीए डेफिशिएंसी जिसका बीमारी है दैट इज स्किड. उसके बाद अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो है इसमें टेक्निक और डिटेक्शन आपको पता होना चाहिए. तो टेक्निक जो है इसमें पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो एचआईवी के लिए, कैंसर के लिए और जेनेटिक डिसऑर्डर्स जितने भी तरह के होते हैं उन सब के लिए लगाया जा सकता है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. एलाइजा जो होता है, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे
ये HIV और एड्स के लिए तो होता ही है, हेपेटाइटिस बी और डेंगू के लिए भी जो है एलाइसा लगा सकते हैं। इसके बाद रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो होता है ये किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस के लिए मतलब लगाया जा सकता है, उसकी डायग्नोसिस में, उसकी डिटेक्शन में किसी भी बीमारी के लिए रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी अप्लाई किया जाता है। इसके बाद GM क्रॉप्स की बात कर ले तो GM क्रॉप्स जो है उसमें गोल्डन राइस बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, जो कि हमारा विटामिन A इनरिच्ड राइस था, जहाँ पे ये नाइट ब्लाइंडनेस जो है उसको ये राइस जो है मतलब इसको लाया गया था, इसको बनाया गया था ताकि वो उसमें विटामिन A इनरिच्ड हो और वो जो है नाइट ब्लाइंडनेस जो भी पर्सन को हो रहा है उससे वो ठीक हो सके, रिकवर हो सके। फ्लेवर सेवर टोमेटो जो है ये इसकी राइपनिंग जो है इसको डिले करने के लिए फ्लेवर सेवर टोमेटो जो है उसको बनाया गया ताकि टोमेटो की जो लाइफ है उसको और ज़्यादा दिन तक जो है वो क्या कर सके, डिले कर सके। तो उसकी जो राइपनिंग होती है यानी कि पकने की जो टाइमिंग होती है उसको क्या कर सके, डिले कर सके, इसलिए फ्लेवर सेवर टोमेटो बनाया गया। ये भी एक तरह का GM क्रॉप्स था। तो यहाँ पे आके इस चैप्टर का जो है सारा एग्जाम्पल हो चुका है। एंड नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में आपको रिकॉम्बिनेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और उनका सोर्स ऑर्गेनिज्म याद रखना है। सबका सोर्स ऑर्गेनिज्म नहीं, लेकिन कुछ का आपको याद रखना है। जैसे कि EcoR1 है, EcoR1 जो है इसका सोर्स ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो ये इस्चेरिशिया कोलाई इसका स्ट्रेन होता है RY13 और ये इसका जो सोर्स ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, इस्चेरिशिया कोलाई EcoR1 का। हिंद 2 जो है इसका हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन है, इसका RD स्ट्रेन, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कुछ हैं, उसका नाम आपको याद रखना है, जैसे कि BAMH1, SAL1 और PST1, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं दैट इज EcoR1 के बारे में समझते हैं थोड़ा। इस EcoR1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है वो आपको याद रखना है, दैट इज GAATTC। और यहाँ पे EcoR1 जो है वो स्पेसिफिक जगह पे कट लगाता है जिसको कहते हैं G और A, दोनों साइड के G और A पार्ट पे जो है यहाँ पे क्या लगाता है, मतलब G और A के बीच में क्या लगाता है, कट लगाता है। यानी कि यहाँ पे लाके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये यहाँ पे लाके कट लगाता है EcoR1 के केस में, मतलब EcoR1 जो है वो कट लगाता है। ये एक तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। EcoR1 जो है ये प्रोड्यूस करता है, स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो DNA लाइगेज होता है ये ज्वाइन करता है, जो DNA की जो फ्रैगमेंट्स जो टूट जाती है उसको क्या करता है, ये ज्वाइन करने का काम कौन करता है, DNA लाइगेज करता है। DNA पॉलीमरेज की बात कर ले तो टैक पॉलीमरेज जो है और DNA पॉलीमरेज 1, ये दोनों DNA पॉलीमरेज है, टैक DNA पॉलीमरेज और DNA पॉलीमरेज 1। ये जो सोर्स होता है DNA पॉलीमरेज का या फिर टैक DNA पॉलीमरेज का, ये थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया जो है वो उसका सोर्स है, वहां से निकाला जाता है टैक DNA पॉलीमरेज को। और ये जो थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया होता है, मतलब इसका जो यूज होता है ये टैक DNA पॉलीमरेज का, वो PCR में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज होता है, हीट स्टेबल होता है ये, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद बैक्टीरियोफाज लैम्डा जो है वो किस में यूज होता है, क्लोनिंग वेक्टर जो है क्लोनिंग करने में यूज होता है, क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज होता है बैक्टीरियोफाज लैम्डा, तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो एंजाइम यूज होता है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, DNA लाइगेज, DNA पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये सारे एंजाइम्स जो है वो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स की, और क्लोनिंग वेक्टर में ORI, सेलेक्टेबल मार्कर और रेस्ट्रिक्शन साइट, ये 3 क्लोनिंग वेक्टर्स जो है आप याद रखेंगे इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेलेक्टेबल मार्कर की बात कर ले तो सेलेक्टेबल मार्कर जो है हमारे PBR 322 जो है उसके अंदर दो क्या है सिलेक्टेबल मार्कर है, एक है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट। एक जो है वो एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट होगा, एंटीबायोटिक होता है ये, और दूसरा टेट्रासाइक्लिन जो है उसके लिए ये रेसिस्टेंट होता है, ठीक है, और उसका मैंने डायग्राम ऑलरेडी आपको बता रखा है जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया था। उसके बाद मेथड जो कि यूज होता है कॉम्पिटेंट सेल को कॉम्पिटेंट करने के लिए जो है, ताकि उसके अंदर जो है हम जो जिस भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम डाल रहे हैं उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए जो भी मेथड यूज किया जाता है उसमें कैल्शियम क्लोराइड मेथड था, हीट शॉक मेथड था, माइक्रो इंजेक्शन था, ये सारे मेथड जो है कॉम्पिटेंट होस्ट के लिए जो है अप्लाई किया जाता है। और मैंने अच्छे से आपको जो है बताया था मतलब प्लांट्स और एनिमल्स का अलग अलग से। इसके बाद जो है बायोरिएक्टर्स में 2 तरह की बायोरिएक्टर्स हैं, स्टेरर टैंक और जो स्पास्ड स्टीरर टैंक होती है, ये दोनों जो है बायोरिएक्टर्स हैं, मैंने इसका थ्योरी ऑलरेडी आपको करवा दिया है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है इसमें सेपरेशन पहले करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, इसके बाद फॉर्मुलेशन करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं और पैकेजिंग करते हैं, ठीक है। सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, क्वालिटी कंट्रोल और पैकेजिंग, ये 5 स्टेप्स में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग की जाती है।
यहाँ पे आके हमारा ये यूनिट फिनिश होता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारे 5th और द लास्ट यूनिट इस पूरे हमारे सिलेबस का, मतलब क्लास 12th का। तो उसमें 5th यूनिट जो है वो है हमारा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, और उसको हम अब कवर करते हैं। और इस यूनिट में 2 चैप्टर्स हैं जिसको हम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। एक ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और दूसरा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, तो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप याद रखेंगे सारे एग्जाम्पल्स को। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से। इसमें सबसे पहले आपको समझना है एडेप्टेशंस के बारे में। बेसिकली क्या है कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म वाला पोर्शन है उसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में से कुछ चीज़ें जो है वो रिमूव हो चुकी है, लेकिन हो सकता है कि आपकी नीट में पूछा जाए, तो इसलिए आप याद रखेंगे। बहुत ही थोड़ा सा चीज़ है जो स्टार्टिंग का है एडेप्टेशन वाला, वो याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एडेप्टेशन में सबसे पहले कंगारू रैट जो है ये डेजर्ट एडेप्टेशन होता है। ये सर्वाइव करता है बिना पानी के ये सर्वाइव करता है। जो कंगारू रैट होता है ये इसका डेजर्ट एडेप्टेशन होता है, डेजर्ट एरिया में रहता है। इसके बाद जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें कैम फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस नहीं, कैम फोटोसिंथेसिस जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद जो मैमल्स हैं उसमें ऑस्मो रेगुलेशन हमें देखने को मिलता है ताकि वो अडेप्ट कर सके खुद को। इसके बाद डेजर्ट लिजार्ड्स जो होते हैं उसमें बिहेवियरल अडेप्टेशंस देखने को मिलता है। इसके बाद जो है पोलर बियर जो है उसमें थिक उसकी फैट की जो लेयर होती है, क्यूटेनियस जो उसकी एपिडर्मल जो लेयर होती है उसमें क्या होता है, फैट की बहुत ज़्यादा लेयर होता है, जिससे वो इंसुलेशन उसको प्रोवाइड करता है ताकि वो ठंडे एरिया में क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो पोलर बियर को जो है यहाँ पे ठंडी एरिया में जो है उसको थिक फैट लेयर जो है वो उसको बचाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन। और पॉपुलेशन इंटरैक्शन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है और आएगा ही। पॉपुलेशन इंटरैक्शन जो है उसमें एमेंशलिज्म, कमेंशलिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रेडेशन और पैरासिटिज्म, ये 5 जो है पॉपुलेशन इंटरैक्शन है। और सब में आपको ये याद रखना है कि किसको बेनिफिट हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, और एग्जाम्पल्स तो मस्ट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं एमेंशलिज्म को। थ्योरी ऑलरेडी हो रखा है, आप जा करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स में यहाँ पे नेगेटिव एक को मतलब नुकसान होगा और दूसरा जो है न्यूट्रल रहेगा, दूसरा को ना फायदा होगा ना नुकसान होगा एमेंशलिज्म के केस में। तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक बनाने वाले फंजाई या फिर बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें क्या होता है कि एमेंशलिज्म वो फॉलो करता है, उसमें एक को नुकसान होगा और दूसरा न्यूट्रल रहता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कमेंशलिज्म, और कमेंशलिज्म में क्या होता है, एक को फायदा होता है और दूसरा न्यूट्रल रहता है। जैसे बर्नाकल्स जो कि वेल के बैक पे जो रहता है उसमें बर्नाकल्स को फायदा हो रहा है, लेकिन वेल जो है उसको ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। इसके बाद जो है ऑर्किड जो कि इपीफाइट की तरह मैंगो ट्री पे रहता है, तो उसमें मैंगो ट्री को कुछ नहीं हो रहा है, ऑर्किड्स को फायदा हो रहा है। क्लोन फिश जो है विच इज हाइड्स इन द स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ द सी एनिमल, जो है उसकी स्टिंगिंग टेंटिकल्स जो होते हैं उस पर रहता है क्लोन फिश, तो यहाँ पे क्लोन फिश को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। जो कैटल इग्रेट्स होते हैं वहाँ पे जो छोटे छोटे बर्ड्स होती है वो जो फॉरेजिंग जो ग्रेजिंग कैटल्स होते हैं उसके नज़दीक जो है जब वो फॉरेजिंग करते हैं तो वहाँ पे कैटल इग्रेट्स को क्या होता है, उससे फायदा होता है, तो यहाँ पे इसका बेनिफिट है। उसके बाद हम चलते हैं म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोसिस की तरफ, और यहाँ पे दोनों को ही फायदा होता है। जैसे लाइकन्स और माइकरहाइजा की बात कर ले तो लाइकन्स में क्या होता है कि एल्गी और फंजाई जो है उसके बीच में हमें सिम्बायोसिस या फिर म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है। माइकरहाइजा की बात कर ले तो यहाँ पे फंजाई जो है उसका रूट्स जो होता है हायर प्लांट, जिसमें पाइनस एग्जाम्पल है, तो फंजाई का रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ जो है म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस देखने को मिलता है, और इस म्यूचुअलिज्म को हम माइकरहाइजा कहते हैं। प्लांट और एनिमल म्यूचुअलिज्म जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें यूका प्लांट और प्रोन्यूबा मॉथ जो है इसके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, म्यूचुअलिज्म। फिग प्लांट और वास्प के बीच में, एमरफाफालस और उसका जो पॉलिनेटर होता है उसके बीच में, राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, और फ्रैंकिया और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के साथ जो है प्लांट एनिमल म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं प्रेडेशन की तरफ, और प्रेडेशन में क्या होता है, एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। तो यहाँ पे प्रेडेशन में जो है टाइगर जो है उसको फायदा होगा और डियर जो होगा उसको नुकसान होगा। उसके बाद जो है एनिमल ईटिंग प्लांट्स जो हर्बीवोर्स होते हैं वो। इसके बाद जो बर्ड्स जो स्पैरो होते हैं वो जो सीड खाते हैं वो, तो इस एक में फ़ायदा एक का नुकसान। उसके बाद हम चलते हैं पैरासिटिज्म की तरफ, और पैरासिटिज्म 2 तरह की होती है, एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। इसमें से एक्टोपैरासाइट जो है ऊपर से मतलब ऊपर से रहते हैं, अंदर बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता है। तो ये जो पैरासाइट होते हैं वो जैसे लाइस जो होता है
ह्यूमंस पे और टिक्स जो देखने को मिलता है डॉग्स पे, वो एक्टोपैरासाइट्स रहते हैं, ऊपर से रहते हैं, ऊपर से न्यूट्रिशन लेते हैं। जो मरीन फिश होते हैं आर इन्फेस्टेड विद द एक्टोपैरासिटिक कॉपीपॉड्स। कस्क्यूटा एक तरह का स्टेम पैरासाइट होता है हेज प्लांट के ऊपर। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं एक्टोपैरासाइट का। इंडोपैरासाइट की बात कर ले, अंदर रहता है, तो पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं जो ह्यूमन के अंदर इंटर करता है, वो सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं अंदर से न्यूट्रिशन लेते हैं और वो एंडोपैरासाइट होते हैं। जो वायरसेस होते हैं, फंजाई होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, फ्लैट वर्म्स एंड राउंड वर्म, जो भी हमारे बॉडी के अंदर इंटर करके हमें नुकसान पहुंचा रहा है, वो सारे इंडोपैरासाइट्स हो रहे हैं। उनको फायदा हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। तो वही पैरासिटिज्म है, एक को फायदा एक नुकसान होगा। तो यहाँ पे आगे क्या होता है, हमारा ये जो है चैप्टर भी फिनिश होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं और ये हमारा लास्ट चैप्टर है पूरे हमारे सिलेबस का, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और इसमें हमें डाइवर्सिटी से स्टार्ट करना है। तो डाइवर्सिटी, 3 तरह की डाइवर्सिटी हमारे एनसीईआरटी में दे रखी है, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है उसमें मोर देन 50,000 वेराइटीज़ हैं राइस की, बनाया गया है उसको जेनेटिकली। जो कंसंट्रेशन है, रिजरपाइन एक तरह का केमिकल होता है फ्रॉम द रुवुल्फिया वोमेटोरिया, जो है इसका जो कंसंट्रेशन है इस केमिकल का, रिजरपाइन केमिकल का, ये वैरी करता है हिमालयन रेंज में बिकॉज ऑफ जेनेटिक कंट्रीब्यूशन की वजह से ही। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है जेनेटिक में। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मोर देन 50,000 वेराइटीज़ ऑफ राइस जो है ये वैरी करता है, मतलब वेराइटी जो है बनाया गया है राइस का, ये किसके अंदर आता है, कौन से डाइवर्सिटी के अंदर आता है। ऑप्शन दे देगा आपको जेनेटिक, स्पीसीज, इकोलॉजिकल। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, तो आप जो है नाम के साथ उसका एग्जाम्पल याद रखेंगे। स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है इसमें एम्फीबियंस जो है, एम्फीबियंस उनका स्पीसीज जो होता है वो मोर है देन द वेस्टर्न घाट से देन द ईस्टर्न घाट। मतलब वेस्टर्न घाट्स में जो उनका स्पीसीज है वो ज़्यादा है कंपैरिजन टू द ईस्टर्न घाट। उसके बाद हम चलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की तरफ और यहाँ पे जो है हमें डेजर्ट, मैनग्रोव्स, वेटलैंड्स, रिवर, स्टरीज, कोरल रीफ्स, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है इसमें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्पीसीज जो है, इसके ऊपर हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है कि 3 लाख स्पीसीज है बीटल्स की। उसके बाद 28,000 स्पीसीज हैं दैट इज फिशेस की, 20,000 जो है वो एंड्स की है और 20,000 ही क्या है ऑर्किड्स की है। तो ये आपको स्पीसीज जो है इसका नंबर आपको याद रखना है। उसके बाद अब हम चलते हैं, हमारा एक चार्ट में जो है डायग्राम बेस्ड जो है यहाँ पे क्वेश्चन आता है और डायग्राम बेस्ड ही मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है दैट इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और प्लांट्स जो है वो कितने कितने होते हैं। तो मान लेते हैं कि 100% में से जो है टोटल जो है उसका 70%, यहाँ पे मैंने ये मार्किंग गलत किया है, तो अप्रॉक्सीमेटली 70% यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक जो है वो क्या है इंसेक्ट है इस 100% इनवर्टिब्रेट का। और इसमें से जो है इतना जो है ये क्या है दैट इज अदर एनिमल है। उसके बाद बीच वाला जो है वो क्या है क्रस्टेशियंस है, उसके नीचे क्या है मोलस्क है। तो ये आपको ऐसे नाम याद रहना चाहिए, मतलब आपको डायग्राम दे देगा और वहाँ से फिर क्वेश्चन आता है। तो ये 70% है इंसेक्ट है, उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप है, उसके बाद क्रस्टेशियंस है और मोलस्क है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। उसके बाद है वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट जो है उसमें आता है 50% जो है यहाँ पे क्या है फिशेस हैं और फिशेस के बाद जो बाकी बच गया वो है एमबीआरए। एमबीआरए माने मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद रखेंगे। प्लांट्स के केस में जो है फंजाई और एंजियोस्पर्म जो है उसका लगभग जो है सेम है, मतलब फंजाई थोड़ा सा ज़्यादा है, तो फंजाई और एंजियोस्पर्म। उसके बाद नीचे जो है वो है एल्गी और लाइकन्स और ऊपर जो है वो मॉसेस और फर्न्स एंड एलीज है। फर्न्स एंड एलीज एक में और मॉसेस एक में। तो ये आपको प्लांट्स के केस में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्ड स्पीसीज जो है, अलग अलग जगह की जो बर्ड स्पीसीज है उस पर भी क्वेश्चन आता है, हमारे एनसीईआरटी का ही है। दैट इज कोलंबा जो कि ट्रॉपिक्स की तरफ, लगभग ट्रॉपिक्स की तरफ है, उसमें 1400 बर्ड की स्पीसीज है। न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री नॉर्थ टेम्परेट की तरफ पड़ता है, उसमें 105 बर्ड की स्पीसीज है। जो ग्रीनलैंड है दैट इज 71 डिग्री नॉर्थ पोलर की तरफ, आर्कटिक की तरफ पड़ता है, वहाँ पे 56 बर्ड स्पीसीज है। और इंडिया जो है मोस्टली ये ट्रॉपिक्स की तरफ पड़ता है, तो यहाँ पे मोर देन 1200 जो है बर्ड की स्पीसीज है। नेक्स्ट हम चलते हैं दैट इज अमेजन रेन फॉरेस्ट की तरफ जो कि साउथ अमेरिका में है। यहाँ पे जो है प्लांट्स की जो स्पीसीज है वो अप्रॉक्सीमेटली 4000 स्पीसीज है। इनवर्टिब्रेट जो है वो 1,25,000 है। फिशेज जो है वो 3000 है। बर्ड जो है वो 1300 है। रेप्टाइल्स जो है उसमें 378 है। और ये 378 नहीं है, स्पीसीज की बात करी गई है, इतनी स्पीसीज है। एम्फीबियंस जो है वो 427 है और मैमल्स भी क्या है 427, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद IUCN रेड लिस्ट डाटा जो है 2004 के अकॉर्डिंग 784 जो
स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लास्ट 500 साल में। 784 एक्सटिंक्ट, और उसमें से इनवर्टिब्रेट जो है वो कितना है 359 है, वर्टिब्रेट जो है उसकी स्पीसीज 338 है, और प्लांट्स जो है वो 87 स्पीसीज जो है प्लांट्स की वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो 784 एक्सटिंक्शन हो चुके हैं लास्ट 500 ईयर्स में। तो IUCN रेड लिस्ट डाटा का ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं जो रिस्क फेस कर रहे हैं एक्सटिंक्शन का, उसमें 15,500 स्पीसीज जो है वो फेस कर रहे हैं द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। उसमें से बर्ड्स जो हैं वो 12% फेस कर रहे हैं, मैमल्स जो है 23% फेस कर रहे हैं, एम्फीबियंस 32% और जिम्नोस्पर्म जो है 31%। इतना जो है रिस्क फेस कर रहे हैं एक्सटिंक्शन का। इसके बाद हम चलते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेशंस की तरफ। और जो एलियन स्पीसीज इन्वेशंस है, इसमें जो है पार्थेनियम एक तरह का कैरेट ग्रास होता है जो कि इंपोर्टेड वीट की तरह, मतलब वीट जब इंपोर्ट हुई थी हमारे इंडिया में तो उसके साथ जो है वीट के साथ ही क्या हो गया था, ये इंपोर्ट हो गया था हमारे इंडिया में पार्थेनियम, जिसको डूब ग्रास या फिर कैरेट ग्रास भी कहते हैं। इसके बाद लंताना, ये भी एलियन स्पीसीज है। उसके बाद जो है बाहर से जो भी आ चुका है हमारे इंडिया में अफ्रीकन कैटफिश, ये इसको क्लेडियास गेरीपाइनस कहते हैं, ये भी क्या है, एलियन स्पीसीज है। नील पर्च विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लेक विक्टोरिया ऑफ द ईस्ट अफ्रीका, जिससे 200 से ज़्यादा जो है चिचलेट फिश जो है उसकी क्या हो चुकी है, दैट इज एक्सटेंशन हो चुकी है बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द नील पर्च इन द लेक विक्टोरिया ऑफ द ईस्ट अफ्रीका। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आइकॉर्निया, जिसको हम वाटर हियासिंथ भी कहते हैं, ये एक तरह का बंगाल टेरर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं रिसेंट जो एक्सटिंक्शन हुई है उसमें आपको याद रखना है कि डोडो जो है वो एक्सटिंक्ट हुआ है फ्रॉम द मॉरिशस, क्वागा जो है वो फ्रॉम द अफ्रीका, थाइलासीन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जो स्टीलर सी काउ है ये फ्रॉम द रशिया, एंड द बाली, जवान एंड कैस्पियन, दिस इज द 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर। तो ये जो है एक्सटिंक्ट हो चुका है, जो रिसेंट एक्सटिंक्शन है उसका डाटा है ये। इसके बाद हम चलते हैं नैरो एंड द ब्रॉड यूटिलिटेरियन, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो कैसे नैरो तरीके से हमें मतलब हमारे लिए यूजफुल है और कैसे ब्रॉड तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। तो नैरो यूटिलिटेरियन जो है इसमें आता है जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें, जो फूड फाइबर और द फायरवुड जो भी हम यूज कर रहे हैं वो सारी चीजें, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं वो सारी चीजें। उसके बाद जो ड्रग मेडिसिन है, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 25,000 प्लांट स्पीसीज जो है उनका यूज किया गया है ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रॉड यूटिलिटेरियन की तरफ। तो यहाँ पे जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, ऑक्सीजन है, पॉलिनेशन है, एस्थेटिक प्लेजर है, ये सारे आते हैं ब्रॉड यूटिलिटेरियन के अंदर। नेक्स्ट हम चलते हैं दैट इज इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। ऑन साइट एंड ऑफ साइट जो है कंजर्वेशन जो हम करते हैं उसमें आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो इन सीटू कंजर्वेशन जो है इसमें आता है दैट इज सैक्रेड ग्रोव्स। उसके बाद आता है हॉट स्पॉट्स, उसके बाद होता है विल लाइफ, और जो मोर देन 448 सेंचुरी जो है ये विल लाइफ सेंचुरी है। और इसके बाद नेशनल पार्क, हमारे इंडिया में नेशनल पार्क टोटल कितने हैं, 90 हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 14 हैं, तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है एक्स सीटू कंजर्वेशन है, इसके अंदर आता है बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क और क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये सारे किसमें आते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन में इसमें आते हैं। उसके बाद हम चलते हैं दैट इज सेक्रेड ग्रुप्स की तरफ, और सेक्रेड ग्रुप भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें खासी ऑन द जैंतिया हिल जो है ये कहाँ पे है, मेघालय में है। अरावली हिल जो है ये राजस्थान में, वेस्टर्न घाट जो है ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में, और सरगुजा, चंदा और बस्तर एरिया जो है ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो सेक्रेड ग्रुप भी आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे आके हमारा पूरा जो NCERT सीरीज है वो पूरा फिनिश होता है। हर एक चैप्टर जो है मैंने आपको करवा दिया है, जहाँ से क्वेश्चन आता है जो हमारे NCERT में है और जिनसे एग्जाम्पल्स बनते हैं वो सारे हो चुके हैं। और इसके बाद जो है हम नया सीरीज स्टार्ट करेंगे, मे बी NCERT लाइन टू लाइन और PYQ सीरीज। तो यहाँ पे आके हमारा ये सीरीज भी कंप्लीट होता है। सारे हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है या फिर कोई और सीरीज है उसके बारे में कुछ भी बताना हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन करके वहाँ पे बता सकते हैं, या आपको जो भी चीज़ें बतानी हो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं वहाँ पे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।